बच्चों, आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ चुके हैं। इसी पर आधारित हम कुछ प्राकृतिक घटनाओं की चर्चा आज करेंगे। देखें, सबसे पहले बात हम करते हैं रेगिस्तान की मरीचिका की। रेगिस्तान की मरीचिका, इसको मिरेज कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जो है, रेगिस्तान में व्यक्ति को काफ़ी दूर ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ पानी है। ऐसा दिखता है वहाँ पानी है, जबकि वहाँ जाने पर कुछ भी नहीं रहता है, रेत रहती है। ऐसा क्यों महसूस होता है, इसको आप समझें। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, उसकी आंख यहाँ इतनी हाइट पर है और ये एक पेड़ है। रेगिस्तान में कोई पेड़ हो सकता है या पहाड़ी हो सकती है, उसका टीला कुछ ऊंचा भाग है। तो जहाँ जो है रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में पृथ्वी के संपर्क वाली वायु, पृथ्वी का तल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, बालू बहुत अधिक गर्म हो जाती है, इसलिए पृथ्वी के संपर्क वाली वायु जो है ये विरल हो जाती है और विरल होकर के ऊपर की ओर उठती है। जैसे जैसे वायु का ऊपरी स्तर पर उठते जाते हैं, वायु की सघनता बढ़ती जाती है, यानी कि नीचे की वायु जो है विरल होती है और ऊपर की वायु जो है सघन होती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है तो ये पहले सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। उसी प्रकार से फिर यहाँ सघन से विरल की ओर जा रही है और ये पुनः फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से लगातार हटती जाएगी और आप देख रहे हैं कि जितना ये कोण बनेगा उतना ही ये आपतन कोण बनेगा। तो इस तरह से ये अपवर्तन कोण लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अपवर्तन कोण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ का भी आपतन कोण, इस दूसरे परत के लिए आपतन कोण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कोण लगातार बढ़ने की वजह से एक ऐसी स्थिति आ जाती है लगातार बढ़ते बढ़ते, जबकि किसी तल पर आपतन कोण का मान, आई का मान जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। और जब ये किरण वापस लौटती है, देखिए अब विरल से सघन की ओर जा रही है तो लगातार ऊपर की ओर उठती जाती है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है। देखिए यहाँ अगर एक छोटा सा उदाहरण लें हम, तो ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, अपने इस मार्ग से, जिस मार्ग से जा रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से परावर्तित हुई, ये लगातार ऊपर उठती चली जाती है और व्यक्ति के आंख में पहुँचती है। तो जब व्यक्ति की आंख में यहाँ पहुँचती है, देखिए किरण जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में ये वस्तु दिखाई देगी। ये जो वस्तु है व्यक्ति को इस दिशा से आती हुई किरणों द्वारा दिख रही है। तो व्यक्ति की आंख को चूंकि इधर से किरणें आती हुई दिख रही हैं, इसलिए ऐसा आभास होता है जैसे कि ये वस्तु जो ऊपर बनी हुई है ये यहाँ नीचे कहीं स्थित है और ये पूरा का पूरा पेड़ जो है उसी तरह से नीचे की ओर उल्टा दिखाई देता है व्यक्ति को। ये देखें, यहाँ से देखने पर यही इसकी इमेज जो है, इसका प्रतिबिंब व्यक्ति को यहाँ नीचे दिखता है। तो ऐसी स्थिति में ये पेड़ जो है उसको उल्टा प्रतीत होता है और ये पेड़ जो है सीधी किरणों द्वारा भी दिख रहा है इसको, व्यक्ति को है ऐसे सीधे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो किरणें पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तित नहीं होती हैं वे सीधे व्यक्ति की आंख तक पहुंचती हैं। कुछ किरणें पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के कारण इधर की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ सीधे आंख पर पहुंचती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को एक पेड़ जो है ये सीधा भी दिखता है और उसी का उल्टा प्रतिबिंब भी दिखता है। ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पानी है और उस पानी में इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसीलिए रेगिस्तान में व्यक्ति को काफी दूरी पर ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ पानी है, जबकि वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता है। इसे कहते हैं मिरेज, मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका। अब आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई कांच टूट जाता है तो जो उसमें दरार पड़ती है वो काफ़ी चमकीली दिखाई देती है, उसका ब्राइटनेस काफ़ी तेज रहता है। उसका कारण क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये एक कांच का टुकड़ा है, कांच की प्लेट है और इस कांच की प्लेट टूट जाती है कहीं से, इसमें ये दरार आ जाती है इस तरह से और इस तरह से तमाम दरारें आ सकती हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ जहाँ टूटता है कांच, इसमें वायु भर जाती है, इसके अंदर एयर आ जाती है और एयर आ जाने की वजह से
यहाँ इधर की ओर जो है कांच मीडियम होता है और यहाँ जो है एयर मीडियम होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें जब कांच से चल करके वायु माध्यम में पहुंचती हैं, इसको अगर हम यहाँ अलग दिखा दें तो ये मान लीजिए टूटी हुई दरार है और इस पर प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही हैं, आपतित हो रही हैं। इस पर एक अभिलंब हम खींचते हैं और इस स्थिति में देखिए अगर किरण जो है ये आपतन कोण आई का मान जो है अगर मान लीजिए कि क्रांतिक कोण से कम है तो ऐसी स्थिति में ये प्रकाश की किरणें इधर वायु माध्यम में चली जाती हैं और जो कि अभिलंब से दूर हटते हुए इधर की ओर चली जाएंगी। ये सघन माध्यम है कांच इधर की ओर और इधर की ओर वायु माध्यम है। तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है तो ये प्रकाश की किरणें चल करके वायु में इधर से निकल जाएंगी। और मान लीजिए यदि प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही हैं यहाँ दरार पर, ये किरणें इनका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक है। ये आपने इस तरह से अभिलंब खींचा और ये जो आपतन कोण है ये I इज ग्रेटर देन C, यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस किरण का पूर्णतः आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इस तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ दरार पर जितनी भी किरणें क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर पड़ रही हैं वे सभी इधर की ओर परावर्तित हो जाती हैं, यानी अब कांच मीडियम में यानी सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे ये, तो इस प्रकार से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो ये तल जो है इस तल से ढेर सारा प्रकाश परावर्तित होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण ये सतह जो है यानी कांच और वायु की सतह जो है ये चमकीली दिखाई देती है, इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो कांच में दरार पड़ जाती है ये आपको चमकीली दिखाई देती है। इसी प्रकार से हीरा जो है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। देखें कैसे हीरे की जो कटाई होती है वो इस प्रकार से की जाती है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस तरह से हीरा काटा गया है, ये सतह है और इस तरह से ढेर सारे एंगल्स पर काटा जाता है। तो इसको इस तरह से काटा जाता है कि जैसे कोई अगर प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस पर आपतित हो रही, किसी सतह पर आपतित हो रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से अपवर्तित होगी, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यहाँ से अभिलंब की ओर मुड़ेगी और ये मान लीजिए इस तरह से यहाँ जाके टकराती है अगले वाले पृष्ठ पर। तो इस प्रकार से इसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि जिस पृष्ठ पर ये प्रकाश टकरा रहा है यहाँ क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराए। यहाँ ये देखिए ये अभिलंब है और ये जो कोण है ये यहाँ इस जगह पर I इज ग्रेटर देन C, यानी क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर यह प्रकाश की किरण टकरा रही है। तो जब बड़े कोण पर टकरा रही है तो ये बाहर नहीं निकलेगी, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगी बल्कि वापस इसी माध्यम में इस तरह से आ जाएगी इधर की ओर। और इस प्रकार से जितनी भी किरणें इस पर पड़ेंगी सतह पर वो सभी अंदर की ओर ही मुड़ करके वापस आ जाएंगी। और मान लीजिए कि यहाँ इस जगह पर क्रांतिक कोण से छोटे कोण पर आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये किरण जो है अविलंब से दूर हटती हुई बाहर की ओर निकल जाएगी, जिसके कारण अब आप देखें कि ये किरण जो चल रही है इसके कारण इसी तरह से ढेर सारी किरणें चल रही हैं। ये वाली सतह हीरे की ये सतह जो है ये सतह पूरी तरह से बहुत तेज चमकीली दिखाई देगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा यहाँ प्रकाश की जितनी ऊर्जा इस पर पड़ रही है वो सारी ऊर्जा बाहर आ रही है। इसी प्रकार से अन्य पृष्ठ जितने भी हैं ये सब इसी तरह से कटे होते हैं कि प्रकाश की किरण अगर किसी भी सतह से अंदर की ओर प्रवेश करे तो अगले सतह पर वो पूरी तरह से क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो और जिसके कारण ये पूरी की पूरी सतह चमकीली दिखाई देती है। तो हीरे को इस तरह से काटा जाता है जिससे कि उसकी जितनी भी सतह है उन सभी सतहों पर किसी न किसी सतह से आने वाला प्रकाश क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो और वो पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाए। और पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित होने के बाद किसी अन्य पृष्ठ से बाहर निकलता है तो जो जिस पृष्ठ से प्रकाश आ रहा है यह पृष्ठ पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से सारे पृष्ठ इसके चमकते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से हीरा जो है बहुत अच्छी चमक रखता है, बहुत तेज उसकी ग्लोइंग होती है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कुछ जल रहा हो। हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके
कुछ उपयोगी चीज़ें भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला उपयोगी चीज़ जो है ये है प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक तंत्र, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये प्रकाशिक तंत्र क्या है और इसका क्या उपयोग है तो देखें। इसमें एक कोर भाग होता है, ये टेढ़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सीधा ही हो। इसको इस तरह से ऐसे बनाया जा सकता है। ये एक सेंट्रल भाग होता है। मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक n1 है और इसके बाहर एक दूसरा भाग लगाया जाता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। और ये क्लैडिंग जो है इस तरह से ये आंतरिक भाग होता है, इसको कोर कहा जाता है। CORE, क्रोड हिंदी में कहते हैं, ये आंतरिक भाग। और इसके बाहर ये क्लैडिंग होती है, इसको क्लैडिंग कहा जाता है। CLADDING, क्लैडिंग। इसकी तुलना में जो आंतरिक भाग है क्रोड, ये एक पाइप की तरह होता है, इसकी तुलना में बाहर वाले हिस्से का अपवर्तनांक कम रखा जाता है। यानी अगर इसका अपवर्तनांक n2 हम माने n2, तो n2 इज ग्रेटर लेस देन n1, यानी n1 अधिक है और n2 कम है। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं और इस प्रकार से भेजते हैं कि क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो। ये एक सतह है, ये एक प्रकाश की किरण है और सतह पर ये अभिलंब खींचा गया। तो अगर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आप इसको आपतित करते हैं इस तरह से, ये क्रांतिक कोण से बड़ा कोण है, तो ये किरण, प्रकाश की किरण इस रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, विरल माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि इसी सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर इधर की ओर चली जाएगी। इसी प्रकार से इसको इस तरह से हर जगह जहां भी ये पड़ेगा वो अपने क्रांतिक कोण से बड़े कोण से ही पड़ेगा और इस तरह से प्रकाश की किरण इधर से इधर की ओर चली जाएगी। और इस तरह से यहाँ ऐसे चलते हुए प्रकाश की किरण इस तरह से पूरी तरह से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ये दूसरे सिरे पर बाहर निकल जाएगी। हर जगह प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो रही है। यहाँ क्रांतिक कोण, आपतन कोण जो है ये क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस तरह से प्रकाश की, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरण इसी फाइबर के अंदर इस तरह से चलते हुए अंदर कोर में अंदर चलते हुए दूसरे सिरे पर बाहर निकल जाएगी। ये लगातार पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो रही, क्योंकि बाहर जो है विरल माध्यम है और इसके अंदर सघन माध्यम है तथा प्रकाश की किरण हर जगह क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो रही है। और आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की क्षति बिल्कुल नहीं होती है। ऊर्जा पूरी की पूरी तरह संरक्षित रहती है, न तो अवशोषित होती है न तो इसके अंदर ट्रांसमिट होती है। तो जितनी ऊर्जा, प्रकाश की जितनी ऊर्जा आप यहाँ दे रहे हैं वो पूरी ऊर्जा आपको यहाँ बाहर मिलती है। दूसरी सुविधा ये है कि इसको घुमा फिरा करके टेढ़ा मेढ़ा करके भी आगे निकाला जा सकता है। इसका उपयोग दूरसंचार विभाग में भी किया जाता है और मेडिकल में भी किया जाता है। इसके आधार पर इंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है, इंडोस्कोपी। वो टेस्ट अंदर आंत में आमाशय या हमारे आहार नाल की जांच करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो उसमें इसी तरह से ये जो ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई एक नली अंदर डाली जाती है और इसमें यहाँ एक प्रकाशित होता है, एक बल्ब लगा होता है जिससे ये प्रकाश उत्पन्न करता है और अंदर की स्थिति को, कहीं घाव है या कहीं पथरी वगैरह है या किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो उसको ये दिखाता है और वहाँ से प्रकाश चल करके सीधे आपके आँख तक पहुँच जाता है, जिससे डॉक्टर आसानी से चेक कर सकते हैं कि अंदर क्या दिक्कत है, आहार नाल में क्या समस्या है। ये इसका उपयोग है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके हम लोग पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बना सकते हैं। यानी प्रिज्म की सहायता से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। देखें,
यहाँ एक प्रिज्म लिया गया जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु प्रिज्म है ये, जिसमें AC और AB दोनों भुजाएं हैं बराबर, और ये कोण 90 डिग्री का लिया गया, समकोण प्रिज्म है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये 45 अंश और ये भी 45 अंश है। अब एक वस्तु हम लेते हैं जिसका जो कि इसके सामने एक पृष्ठ के पैरेलल समांतर रखी गई है। इस स्थिति में ये किरणें जो आ रही हैं, ये किरणें इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती हैं, यानी ये किरण जो जा रही है इस पर लंबवत आपतित हो रही है अभिलंब के अनुदिश है, तो इसलिए ये बिना विचलित हुए सीधा आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ये दूसरी किरण भी जो है बिना विचलित हुए लंबवत आपतित हो रही है, इसलिए बिना विचलित हुए सीधा आगे निकल जाएगी। अब जरा एक किरण के बारे में हम लेते हैं, ये पहली किरण। तो ये किरण जब यहाँ पहुंच रही है तो यहाँ देखिए अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बन रहा है यहाँ, इसलिए क्योंकि देखिए ये 45 अंश, ये नॉर्मल 90 अंश, ये 90 अंश का कोण है, ये 45 अंश है, तो ये शेष 45 अंश बचा। और इस पर आप एक अभिलंब खींचे हुए हैं जो कि इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है, इसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में ये 45 है तो ये भी शेष 45 अंश पर बचा। ये 45 अंश का कोण देखें, वायु, ये कांच और वायु माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होता है C, इसकी वैल्यू होती है 41 डिग्री 49 मिनट, यानी लगभग 42 डिग्री। ये 42 डिग्री के कोण, ये 42 डिग्री का कोण जो है कांच और वायु माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होता है, इसको C से ये। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर ये किरण इस पर आपतित हो रही है, इस पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर, यानी BC पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण से आपतित हो रही है। तो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होने की वजह से ये अपवर्तित होकर के बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी कांच से बाहर नहीं निकलेगी, वायु माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि कांच में ही वापस लौट जाएगी, इधर परावर्तित होकर के इधर की ओर मुड़ जाएगी। जितने कोण पर आपतित हो रही उतने ही कोण पर ये परावर्तित भी होगी, ये कोण भी 45 अंश का रहेगा। अब इस स्थिति में देखें, ये किरण जो है, ये किरण यहां से चल करके 45 अंश पर आ रही है, यहां से चल करके सीधे अभिलंबवत इस पृष्ठ पर आपतित होगी यहाँ, और यहाँ आपतित होने पर चूंकि अभिलंबवत गिर रही है इसलिए सीधा बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी किरण भी यहाँ से चल करके 45 अंश पर आपतित होगी और पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित होकर के बाहर निकलेगी। यहाँ देखें, ये कोण 90 अंश का पूरा, ये यहाँ से ये देखिए ये 45 अंश, ये रेखा इस पर अभिलंब है, तो ये पूरा का पूरा कोण 90 अंश का है और ये 45 अंश का कोण बचा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ ये 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये कोण भी 45 अंश है, ये वाला कोण भी 45 अंश होगा। उसी प्रकार से यहाँ ये कोण भी 45 अंश होगा। ये कोण अगर 45 अंश है और ये 45 अंश है तो ये वाला कोण 90 अंश का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। इस तरह से ये दोनों किरणें इस सतह पर लंबवत आपतित होंगी और लंबवत आपतित होने के कारण सीधा बिना विचलित हुए सीधा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आपने ये PQ वस्तु का प्रतिबिंब P'Q' इन्वर्टेड प्रतिबिंब है, इस तरह से आपने देखा, जो कि 90 डिग्री से मुड़ गया है। इसका प्रतिबिंब 90 डिग्री से मुड़ा हुआ प्रतीत करेंगे आप, तो ये 90 डिग्री विचलित है, 90 डिग्री से विचलन, 90 डिग्री का विचलन है इसमें, 90 डिग्री का विचलन आपको प्राप्त हुआ। अब जरा यहाँ देखें, ये भी बिल्कुल वही प्रिज्म है, ये कोण 90 अंश, इसके सामने की भुजा, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, AC और AB दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके कोण भी बराबर हैं, ये 45 अंश, ये 45 अंश कोण बराबर है। इसमें यदि PQ वस्तु को लिया जाए तो यहाँ देखें, ये जो किरणें चल रही हैं सीधा लंबवत इस पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं, ये बिना विचलित हुए सीधा आगे बढ़ेगी और यहाँ 45 अंश के कोण पर आपतित होंगी, इस अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाएगी। बिल्कुल इसी तरह से देखें, ये 45 अंश, ये 90 डिग्री और ये कोण फिर 45 अंश बचेगा, ये 45 तो ये भी 45 बचेगा, क्योंकि इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 अंश का कोण है। तो 45 अंश पर आपतित हो रही है, 45 अंश पर परावर्तित भी होगी, यहाँ से सीधे आकर के यहाँ टकरा रही है। यहाँ टकराने पर देखें, ये कोण 45 अंश का है, ये कोण अगर 45 अंश का है तो ये कोण भी 45 अंश का हो, ये देखिए ये 90 अंश है, ये कोण भी 45 अंश का ही होगा।
और ये पूरा का पूरा कोण जो है 90 डिग्री है, तो इसलिए अगर ये 45 है तो ये शेष बचा कोण भी 45 अंश होगा। जब 45 अंश के कोण पर इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है किरण, तो 45 अंश के कोण पर ही परावर्तित भी होगी। ये 45 अंश का कोण बनाते हुए किरण इधर की ओर परावर्तित हो जाएगी, ये इधर की ओर आ रही है। तो इस तरह से Q से चलने वाली किरण इधर से चल करके ये इधर की ओर आ रही है। उसी तरह से P से चलने वाली किरण भी उसी तरह से मार्ग का पालन करते हुए ये इधर से चल करके इधर की ओर आ रही है। तो ये PQ का प्रतिबिंब आपको यहाँ उल्टा P डैश Q डैश प्राप्त हो रहा है, जो कि 180 अंश से विचलित है। यानी यहाँ जो आपको विचलन प्राप्त हो रहा है 180 अंश विचलन मिला है आपको, 180 अंश विचलन।